बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसीम अहमद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। पाकिस्तान के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बेहतरीन क्वालिटी का गोश्त हम जितना पैदा कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मरहले हैं और कौन कौन सी उसकी ज़रूरियात हैं कि ताकि जब मार्केट के अंदर हम अपना गोश्त बेचने के लिए लेकर जाएं तो क्वालिटी के तौर पर उसको नंबर 1 करार दिया जाए। तो आज की ये किस्त जो है हमारी 11वीं किस्त है। मेरे काफ़ी कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं, पिछली किस्त में उन्होंने पूछा कि जी क्या आप SK लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर हैं? तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि एक नेक काम है और मैं ये समझता हूँ नवीद इकबाल साहब का एक प्रैक्टिकल तजुर्बा है और ये तजुर्बा आप तक पहुँचना चाहिए। और इसके अंदर ख़ास तौर पर जो हमारे नए कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जो आना चाहते हैं इसके अंदर, बजाय इसके कि 6 महीने के बाद साल के बाद वो ये कहें कि मैं बर्बाद हो गया, कत्ल हो गया, उन लोगों को बर्बाद और कत्ल होने से बचाने के लिए ये एक सीरीज़ हम चला रहे हैं। आज 11वीं सीरीज़ है। मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि मैं एक फेयरवेल पार्टी में बैठा हुआ था जो एक चीफ़ जस्टिस की फेयरवेल थी और चीफ़ जस्टिस ने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने जब भी काम किया है मैंने पूरा किया है कि आदमी दाएँ बाएँ ना हो सके। अगर मैंने किसी को सज़ाए मौत भी दी, व्हेन आई वाज जस्ट ए मजिस्ट्रेट, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये दुनिया जान की अदालत में चला जाए लेकिन ना इसको माफ़ी ना मिले। यानी कि अगर उसको सज़ाए मौत भी देनी है तो पूरे अच्छे तरीके से देनी है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। तो इस सीरीज़ के अंदर भी हमारी कोशिश ये है कि चाहे सीरीज़ की जो एक साथ हैं वो लंबी हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम इसके पूरे पहलू हमने आपके सामने आगाही देनी है ताकि कल को जब आप काम शुरू करें तो आपको याद रहे कि किस्त नंबर 9 के अंदर ये बताया गया था और किस्त नंबर 11 के अंदर ये बताया था, मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी और ये मैंने चीज़ किसी और की सुन ली थी। आज हम थोड़ा सा अपने फॉर्मेट को हम तब्दील कर रहे हैं और वो तब्दील ये कर रहे हैं कि हमारे एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर और इस काम में आने वाले हमारे भाई मोहम्मद बिन अशरफ साहब, जिनका बुनियादी ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और वो इस वक्त इस्लामाबाद में है और माशाल्लाह उनका बतौर एजुकेशनिस्ट उनका एक नाम है और वो इस काम में आना चाहते हैं। तो आज वो तशरीफ़ लाए और नवीद इकबाल साहब से वो सवाल ये करेंगे कि एक नया आने वाला जो कम से कम 1000 जानवरों से शुरू करना चाहता है, उनके बारे में सवाल जवाब होंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब मोहम्मद बिन अशरफ साहब को। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नवीद साहब, आपकी ज़िंदगी के मैंने दुआएं ज़्यादा मांगनी हैं, इसलिए कि आपकी तरफ से जो खैर जो फैल रहा है मैं चाहता हूँ लोगों को और ज़्यादा मिलता रहे। तो मैं जनाब मोहम्मद बिन अशरफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने इस कारोबार के बारे में जब ये सोचा है, क्या चीज़ आपके ज़हन में है जो आप यहाँ से हासिल करना चाहते हैं और जो आपको यहाँ खींच कर लाई? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम हाफिज़ वसी साहब का और नवीद इकबाल साहब का, जिन्होंने अपने इस शो में हमें बुलाया और जो सवालात भी हमारे जहन में थे हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम उनसे इस लाइव प्रोग्राम में रहनुमाई भी हासिल करें। और ये प्रोग्राम चूँकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और इसकी बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह आउटरीच भी है, तो बहुत सारे लोग इससे इस्तिफ़ादा करें। मेरा पहला सवाल ये है कि जैसा कि आपने मेरे तारुफ़ में ये बता दिया है कि मैं एक मुतवक्किल इन्वेस्टर हूँ और मैंने इस काम के बारे में बुनियादी मालूमात और आगाही ले ली है और अब मैं एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। जनरल मोटर्स के साबिक CEO जैक वेल्च का कहना यह है कि जब आप किसी काम के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ले लें तो उसके बाद फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाकर उसकी गट फीलिंग भी लें। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये कारोबार करने वाला है? इस वक्त पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक इसकी स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है? ये आपने बहुत प्यारा सवाल किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे नाजरीन, अक्सर नाजरीन जो मुतवक्किल इन्वेस्टर्स हैं, जो इस कारोबार में आना चाहते हैं, उनका पहला सवाल यही होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं नवीद इकबाल साहब, ज़रा अब ये चीज़ आपके हाथ में है,
अब आप इनको मुतमईन करके भेजिएगा। जी, सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त किया है मोहम्मद भाई ने, और इसको हम ऑलरेडी अपनी जो हमारे पहले 10 प्रोग्राम चले हैं उसमें हम इसको काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितनी दिलचस्पी से ये मोहम्मद भाई ने एक क्वेश्चन किया है, मैं इसको ज़रा प्रिसाइजली और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मैं रिप्लाई कर सकूँ। इन्वेस्टर जब भी किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स लेने होते हैं वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आते। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो आपको सबसे पहले ये होता है कि हमारी जो मेन इन्वेस्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी क्या है, नंबर 1 जी। उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसको रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके अंदर, जिस भी फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कितना आ जाता है, इसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और जो हमारा बिजनेस साइकिल चल रहा होता है जिसमें खासकर रिसेशन और इन्फ्लेशन बिजनेसेस को इम्पेक्ट करता है, और ये इकोनॉमी के अंदर आना ही आना होता है। कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं होती कि जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बूम के अंदर रहे और उसके अंदर इन्फ्लेशन, रिसेशन, इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही हो। तो इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है वो बेसिकली इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन के ऊपर खड़ी हुई है, और अगले कुछ साल भी खड़ी रहेगी जब तक हम लोग बुरे टाइम से निकल नहीं जाते। और हम सिर्फ हमारे वजह से नहीं होता, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के जो मुल्क होते हैं उनकी इकोनॉमी कैसे जा रही है, उसके बाद हमारे रीजन की इकोनॉमी कैसे जा रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे जा रही है। और एक होता है सुपर साइकिल, कुछ इकोनॉमिस्ट इसको समझते हैं सुपर साइकिल को। तो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो गुड लक है वो दुनिया इस वक्त सुपर साइकिल के साइकिल के अंदर है, कि जिसके अंदर इकोनॉमीज बढ़ती हैं। ये हमारी बैड लक है कि हमारी इकोनॉमी, हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी है वो इस वक्त हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से या अपनी इन्वायरमेंट की वजह से वो कुछ डाउनफॉल का शिकार है। ग्लोबल इकोनॉमीज तो रिवाइव हो रही है, वो रिवाइव हो रही है, और सुपर साइकिल है जी। सुपर साइकिल में कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, एक्सपेंशन की तरफ दुनिया जा रही होती है, नई इन्वेस्टमेंट कर रही होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। तो अब आप देखेंगे बहुत सारे जो मुल्क हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं इस वक्त। पहले वो अगर किसी ट्रेडिशनल किस्म की टेक्नोलॉजी में थे, अब हाईटेक किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिप्लेस कर रहे हैं। गाड़ियाँ पहले पेट्रोल वाली थी तो अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रही हैं। इसी तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम सुपर साइकिल के अंदर हैं, और ये इसका जो टाइम पीरियड होता है ये एक सदी के अंदर ये दो साइकिल इसके आते हैं। तो हमारी गुड लक है कि हम इस वक्त हमारे हालात अच्छे नहीं होने के बावजूद हम सुपर साइकिल के अंदर खड़े हुए हैं। वी आर एट द वर्ज ऑफ सुपर साइकिल। उसका हमें एडवांटेज मिलेगा अगर हम एक्सपोर्ट के अंदर है। अच्छा, आप इसके अंदर ये है कि इट्स अ एग्रीकल्चर बिजनेस, इट्स अ फूड बिजनेस। दूसरा आपका इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फूड का बिजनेस वो बिजनेस है कि जिसके ऊपर इन्फ्लेशन और रिसेशन के असरात बहुत कम आते हैं। अच्छा, उसमें ये जो बिजनेस है ये बिजनेस प्रोटीन प्रोवाइड करने का है। आप कैटल ही पाल रहे, आप लोगों के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, क्वालिटी की प्रोटीन। अच्छा, इसके अंदर आप इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन अच्छी हो रही है, जैसे जैसे लोगों के रोजगार अच्छे हो रहे हैं, तो लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बस आप कुछ मुल्क ऐसे देखेंगे कि जहाँ पर जो पर कैपिटा कंजम्पशन है बीफ की वो 100 kg से ऊपर है। हमारे मुल्क के अंदर ये 14 kg के ऊपर, 15 kg के ऊपर खड़ी हुई है। गल्फ के अंदर ये 35 kg के ऊपर खड़ी हुई है कम से कम। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गल्फ के अंदर जो बीफ की कंजम्पशन है वो 50-60 kg तक चली जाती है, लेकिन जो एक बड़ा मोहतात अंदाजा है कि वहाँ पर जो पर कैपिटा कंजम्पशन है बीफ की वो 35 kg है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये वो बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है, और इसके अंदर आपके ऊपर एक तो आपका इन्फ्लेशन, दूसरा रिसेशन असरअंदाज ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्किलफुल चलेंगे, आप प्लान करेंगे इन्वेंट्रीज को अपनी, आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग को एवरेज के ऊपर रखेंगे, तो जो भी इसका अप एंड डाउन्स आते हैं आप उससे भी और ज़्यादा बच जाएंगे इसके ऊपर। तो इट डिपेंड्स कि आप इकोनॉमिक्स को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, अपने मुल्क के जो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स हैं उनको कितना अंडरस्टैंड करते हैं, और जिन मुल्कों के अंदर आपका मीट जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें चाहे आपसे कोई बंदा लेके एक्सपोर्ट करे, उनके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, आपकी जो इन्वेंट्रीज हैं वो सिक्योर है, आपका जो सेल्स है वो रुकने वाली नहीं है,
आपको सिर्फ उसको वेल मैनेज करना है और टाइम के ऊपर मैनेज करना है। तो अगर आपके ऊपर बुरे असरात नहीं आने वाले तो इसका मतलब है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड टू एंड प्रोसेस के बारे में विजिलेंट रहना, विजिलेंट, इसमें बिजनेस प्रोसेस और साइकिल में जितने भी स्टेप्स हैं उसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर, नेटवर्किंग और विजिलेंट रहना। और आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने हैं। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि आपने बड़ा अच्छा साइकिल मेरे सामने रखा। हमारे ज्यादातर लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं करते, वो तमाम के तमाम जो डिसीजन कर रहे होते हैं ना, वो सुनी सुनाई बातों पे कर रहे होते हैं। बस मैं एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने फ़ोन करके पूछा जी हाफिज साहब ये क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या हल है। इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनकी आधी बात मानी, आधी फिर नहीं माननी। फिर मैंने आपको कॉल करनी है, मोहम्मद भाई ये प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास इसका क्या हल है, एक जुगाड़ आपने मुझे बताना है। अच्छा, अब मुझे साइंस की बात तो नहीं मुझे समझ आनी, मैंने कहना नहीं यार मोहम्मद भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, ये जुगाड़ बताया तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। अच्छा, फिर मैंने एक और फ़ोन कॉल करनी है। अच्छा, इसमें आगे मैंने अपना डिसीजन कर लेना है। ये इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है। इन्फॉर्म डिसीजन क्या है कि आपके पास डाटा बेसिस हैं, आप कैटल की साइंस को अंडरस्टैंड करते हो, आप फीडिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हो, आप उनकी वेलफेयर को अंडरस्टैंड करते हो, आप मीट की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा, अब आपको ये अंदाजा नहीं है कि मैं जो उसको डाल रहा हूँ, इसको डालने के बाद मेरा मीट क्या निकलेगा इसमें से। तो ये तमाम के तमाम जो डिसीजन हैं ये परसेप्शन के ऊपर है, ये अपनी विशफुल थिंकिंग के ऊपर है। ये बेसिकली ईगो का सिस्टम किसी जगह पे आ जाता है जी मैंने कहा तो इसलिए उससे ऐसे ही होगा। अच्छा, हमें ये चाहिए कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करें। इन्फॉर्म्ड डिसीजन तब होंगे जब आपको बेसिक साइंस का पता होगा और जब आपके अपने फार्म का डाटा आपके सामने होगा और आप उसकी बेस पे डिसीजंस करेंगे, देन इट्स अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अदरवाइज वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होगा। जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होगा वो अल्टीमेटली आपको लॉस के ऊपर लेके जाएगा। फिर आप उसकी एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे, मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे। कोई आपको कहेगा जी आपकी कार्कस की यील्ड वो इसलिए नहीं आई कि आप एक कैटल गर्ल सेलेक्ट कर लिए थे। कोई कहेगा जी उस वक्त गर्मी ज़्यादा थी, कोई कुछ कहेगा। आपकी ड्रेसिंग परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो मैं कैटल दे रहा हूँ, ये मैंने इसको फीड डालनी है, ये मैंने फीड इसको इस तरह से चेंज करनी है और एंड रिजल्ट मेरा ये वाला आएगा और उसमें मेरी ये प्रॉफिटेबिलिटी खड़ी हुई है। देखिए मोहम्मद साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है जो इन्होंने बात बताई है, मैं आपको भुगत चुका हूँ। एक होता है फ्री मशवरा देने वाले, ये लोगों के पास काम कोई नहीं होता, खुद ज़िंदगी में काम कभी नहीं किया होता, लेकिन उनको शायद उनकी अना को वो सुकून मिलता है कि किसी तरीके से आपके पाँव तले ज़मीन निकालती है, बिन मांगे मशवरे दिए जाए। तो ये जो एक बात है बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात, कि जो कुछ भी फैसला करना है वो उसकी फैक्ट की बुनियाद पर करना है और वो जो डेटा आप इकट्ठा करेंगे उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकेगा। दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, पहले ही सवाल से कनेक्टेड है, कि आपने जैसा कि बात की कि पूरी दुनिया में इस वक्त मीट की और प्रोटीन की तलब है, तो क्या पाकिस्तान के बीफ का जो गोश्त है पूरी दुनिया में कहाँ रेट करता है, इसकी ग्रेडिंग क्या है, क्या इसको मेयारी समझा जाता है? ये सवाल लोग बिजनेस बंद करते हुए पूछते हैं, आपने बिजनेस शुरू करते हुए पूछ लिया। दैट इज़ गुड। गुड। ये जब लोग अपना बिजनेस बंद कर रहे होते हैं ना, ये उस वक्त वो पूछने की कोशिश करते हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय बिजनेस को ताला लगाने के। अच्छा, इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर जो मीट का बिजनेस हो रहा है, इसको बिजनेसमैन नहीं कर रहे, इसको प्रोफेशनल लोग नहीं कर रहे, इसको किसान कर रहा है जो 10 कैटल पालता है, 5 पालता है, वहाँ से हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ प्राइसिंग शेयर करूंगा। मेरे पास तकरीबन कोई बीफ की प्राइस आती है 80 मुल्कों की, उसमें सबसे नीचे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अच्छा, हमारी बीफ इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता है। इसका मतलब है कि हम कम अज़ कम जहाँ पर हमारे पास जो उसकी प्राइस आ रही है वो $3.5 आ रही है पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब है कि हम उसके अंदर अगर हम डालें इसको लॉजिस्टिक को, सी फ्रेट या एयर फ्रेट डालें, पैकिंग डालें, प्रोसेसिंग डालें, तो जहाँ पर जाके मीट जो बिक रहा है $60 का, उस मार्केट के अंदर तुम बड़ी आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। जहाँ पे $12 पे मीट बिक रहा है मार्केट के अंदर, हम अगर यहाँ से 3.5 का लेके उस पर सब डाल के तो हमारी मार्केट तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अभी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गल्फ की मार्केट है। मार्केट एक्सप्लोर करने का मसला है या स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग का मसला? उसमें मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ मीट की क्वालिटी के ऊपर बहुत कम लोग तवज्जो करते हैं। हमारा मैक्सिमम जोर किसके ऊपर है कि इसको फीड कैसी डाली जाए और फैटनिंग और उसका वेट गेन कैसे आएगा। अच्छा, अब यहां पर वो लोग इस बिजनेस के अंदर हैं मसलन वंडा बनाने वाले, जो वंडा है वो जो बना के देते हैं
उसको उनको नहीं पता कि उससे मीट की क्वालिटी क्या आने वाली है, और क्या जो वो वनडे की प्राइस दे रहे हैं वो जो मीट की प्राइस मिलने वाली उसके साथ वो कंपेटेबल भी है कि नहीं है। इसी तरह जो हमारे लोग साइलेज बनाते हैं वो भी ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो हमारी मीट की करेक्टरिस्टिक्स को और मीट की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना नहीं है। बस दुनिया के अंदर किसी जगह पे भी ट्रेड नहीं होती कि जी कार्कस कितने वेट का है। जो प्राइस मिलती है आपको मिलती है वो मिलती है मीट की क्वालिटी के ऊपर। अगर उसका प्रोड्यूसर, अगर जो लॉट फीडिंग कर रहा है वो बंदा, अगर वो मीट की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करता है तो वो अपने कैटल को ब्रांड भी बना लेगा, उसका मीट मार्केट में जाने की देर है, उसकी डिमांड डेवलप होना शुरू हो जाएगी और उसको अच्छी प्राइस मिलना शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ी सी दखलंदाजी करता हूँ क्योंकि मेरा भी इस बिज़नेस से ताल्लुक़ रहा है। ये इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है, यहाँ आम किसान जब कोई वंडा या कोई खुराक कुछ भी करता है वो उसके जहन में एक बात बिठाई हुई है कि इसका वेट गेन क्या है। 1 kg पर डे है, 700 ग्राम kg पर डे है, और जो वंडा बेचने वाले वो 2 किलोग्राम तक चले जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता, ये हमारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं बताते कि एक लफ्ज़ है वेट का, एक लफ्ज़ है क्वालिटी का, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी प्रेजेंटेशन, यानी कि वो उसकी शक्ल कैसी बनती है। तो ये एक कमी है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड में सारा जोर दिया हुआ है वेट गेन के ऊपर। क्वालिटी के बताने वाले बहुत कम लोग हैं और वी आर लकी कि यहाँ पर एक आदमी मौजूद है आपको क्वालिटी के बारे में बता रहा है। यानी कितना बड़ा वैक्यूम है इस इंडस्ट्री और फील्ड में कि पढ़े लिखे लोग आए। देखिए, मैं बेशुमार फार्मर से मिलता हूँ, उनका एक ही एम्फेसिस है कि वो वेट गेन करना है। अब अगर आप अपना जब आप फार्म स्टार्ट करेंगे तो आप जब आपके पास डाटा आएगा ना, आप देखेंगे कि आपका जो कैटल है वो तो बड़ी अच्छी वेट गेन ले रहा है, लेकिन जैसे जाके आपने उसको स्लॉट कराया है जो ड्रेसिंग परसेंटेज आई है वो कम आई है। बॉय, आपको जो पैसा मिलना है वो मिलना है ड्रेसिंग परसेंटेज का। आप मीट बेच रहे हो, आप लाइव कैटल नहीं बेच रहे हो। अच्छा, आपसे जिसने कैटल लेके जाना है उसने कार्कस लेना है उसमें से। अब अगर आपके कैटल ने वजन तो बढ़ाया हुआ है लेकिन उसमें से जो कार्कस निकलता है उसकी परसेंटेज कम है, तो इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो कैटल है जो उसने खाल पहनी हुई है, कान लगे हुए हैं, आंखें लगी हुई है, चलता फिरता है, जब हम इसको ज़िबा करेंगे तो इसमें से जो कार्कस निकलेगा उसकी परसेंटेज क्या 60% आएगी लाइव कैटल की। और ये वेरी करता है आई थिंक के 45 to 60। अच्छा, इस तरह के फार्मूले जो है ना ये आपने अडॉप्ट नहीं करने। आपके जो फार्म का अपना डाटा होगा ना आपने उसको लेना है, आप उसकी बेस के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, आप रोमांटिकली कुछ चीज़ें रख लेंगे वो होंगी नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जो डाटा मिल रहा होता है ना वो किसी स्टूडेंट ने 5 कैटल के ऊपर रिसर्च की होती है यूनिवर्सिटी के, किसी स्टूडेंट ने 10 कैटल के ऊपर की होती है, वो हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, आपको डाटा बेसिस वहां से लेने हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वहां पे लाखों कैटल्स के ऊपर जब तक डाटा नहीं आते वो आगे उसको कम्युनिकेट नहीं करते। तो आप एक तो सबसे पहले काम करें कि आपने जो भी काम करना है ना अपने लिए एक रोल मॉडल कंपनी फिक्स करें जो आपके बिजनेस के अंदर दुनिया के अंदर पहले 5 नंबरों के अंदर आ रही हो। ठीक है, कि जब तक आपके सामने रोल मॉडल नहीं है ना आप भटकते रहेंगे। और जब आपके सामने मतलब एक टाइसन कंपनी है बिजनेस में, हमारे मीट बिजनेस के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेरिकन है। अच्छा, अब उसको जाके देखे तो उसकी जो चीजें है वो इंटायरली पूरी दुनिया उसकी मार्केट है। गल्फ के अंदर उसके ऑफिस हैं, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसके ऑफिस हैं, ये चाइना के अंदर उसके ऑफिस है। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है, मुल्क नहीं है जहाँ पे उसके ऑफिस ना हो। और पूरी दुनिया के अंदर वो बीफ सप्लाई चेन को देखती है, अमेरिकन है ये। अच्छा, इसी तरह आप बड़ी 5 कंपनियों में से आप फील्ड लॉट्स के अंदर देखें कि आप किसको आप अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उसकी चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें। अब आपने ये वाला कोई आपने आर्गूमेंट बाय नहीं करना कि पाकिस्तान के अंदर ब्रीड मीट नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में बड़ा आम आदमी उठ के कह देता है पाकिस्तान के अंदर ब्रीड मीट नहीं है। अब बहुत सिडनीकस कैटल कहाँ से गया है, जिसका कुआन होता है कहाँ से गया है? ब्राजीलियन सारे ये करते हैं, उनके साइज भी हमारे जितने। ब्राजील के सफीर ने सियालकोट के अड्डे पर हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। उसने कहा 74 साल पहले मैं ये गाय यहाँ से लेकर किया था और यही गाय आज अल्हम्दुलिल्लाह, उसने वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहा, उसने कहा आज ये गाय अपने घर में वापस आ गई।
तो अब उसके अंदर ये है कि आप सबसे पहले तो ये करें कि कोई आपने ऐसा रोमांटिकली चीज़ों को बाय नहीं करना जी, जिसके पास आपके पास बेस नॉलेज नहीं है, बेंचमार्किंग नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके पास उसकी बेसिक साइंस नहीं है। मसल कैटल है, हड्डियाँ होती है उसके अंदर, अगर आप उसकी एनाटॉमी अंडरस्टैंड नहीं करते तो बाकी चीज़ें किधर चली गई। अच्छा, जब एनाटॉमी की क्यों जरूरत है कि जब आप कैटल को सिलेक्ट करने होंगे अपने फील्ड लॉट के अंदर डालने के लिए, तो सबसे पहले उसका फ्रेम साइज आता है। अगर कैटल का फ्रेम साइज ही प्रॉपर नहीं तो आप उसके अंदर क्या भरेंगे? बस सर एक गिलास है, ये गिलास हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? गिरना शुरू हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपने कितनी फैटनिंग करनी है। अगर उस हिसाब से आप लार्ज फ्रेम लेंगे तो वो उसका वो फ्रेम। मोहम्मद साहब को तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सारी बातें हैं, इट इज़ सच ए डीप नॉलेज, क्योंकि आप सीरीज़ को आप देखेंगे तो बेशुमार चीज़ें आपको मिलेंगी। आप नया काम शुरू करने वाले हैं, मुझे और इन्हें खुशी इस बात की है कि एक आदमी आया है जो ये कह रहा है मैं 1000 से शुरू करने वाला हूँ। जी, अदरवाइज मोस्टली लोग ये आते हैं कि जॉब मेरे पास है कोई नहीं, 1 लाख रुपए है, मुझे बताए मैं जानवरों का कारोबार करना चाहता हूँ जिससे मेरे घर का रोटी रोटी चल सके। अब आप आए हैं जो एक उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिस जनरेशन की पाकिस्तान को तलाश है। जी। आपने कौन सा सवाल डायरेक्ट? ऑप्टिमम स्केल जो है वो 1000 से मुझे शुरू करना चाहिए, आपके एडवाइस पर क्या है? बेस ही है 1000। जी, और 1000 एनिमल का शेड बनाने के लिए मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या? आपको कम से कम इसके लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। और फिर अगर ये 90 डेज का साइकिल है तो मुझे उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट? देखिए, साइकिल का फिर थोड़ा डिटेल में चला जाएगा जी। कि 90 डेज का साइकिल इटसेल्फ कोई साइंस नहीं है। आपको फॉलो करना पड़ता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। हमारे अपने लोकल स्टैंडर्ड्स को दुनिया में कोई नहीं जानता। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरा बायर है क्या उसने आगे गारंटी दी हुई है कि मैं ग्रेन फेड कैटल दूंगा। ग्रेन फेड कैटल के लिए कंडीशन ये है कि वो 70 दिन फीडिंग के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, या 110 दिन। इसके बगैर हम अपने कस्टमर को नहीं कह सकते कि हम तुम्हें जो मीट दे रहे हैं वो ग्रेन फेड है। पहले तो रिक्वायरमेंट ये है स्टैंडर्ड की कि वो कम से कम 70 दिन या 110 दिन फीड के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आप कैटल लेके आते हैं तो आपकी मार्केट के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि आप इनको कितने दिन के अंदर तैयार करना है और कितने दिन के अंदर तैयार करने की इनकी कैपेसिटी है। जो कैटल मेरे पास इस वक्त मेरे सामने खड़े हुए हैं, 90 दिन की साइंस एक जनरल रूल ऑफ थंब कह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वेस्टेज भी हो सकती है, टाइम भी ज़्यादा हो सकता है और कॉस्ट भी ज़्यादा आ सकती है। तब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपका जो फैटनिंग साइकिल है वो 70 डेज का है, 110 दिन का है, वो 60 डेज भी हो सकता है, वो 400 डेज भी हो सकता है। जी। अच्छा, खरीदारी के बाद अमूमन जानवर जब हमारे बाड़े पर आता है तो कितने दिन के बाद वो अच्छा वेट गेन करना शुरू कर देता अपने बॉडी फ्रेम के मुताबिक? सर, अगर आप उसको फीड ठीक नहीं दे रहे तो फिर तो लास्ट डे तक नहीं करेगा। अच्छा, नहीं, मगर एक आदमी लिया है, एक आदमी ने जानवर खरीदे इसलिए हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटा करके मार्केट में बेचे, लिया है। तो ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो समझे कि जी मैंने इसको खुराक नहीं देनी, अब ये पानी के ऊपर पले। ऐसा तो पॉसिबल। देखिए, हाफिज साहब, ये बड़ा इनका ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये बेसिकली गेम है एनर्जी और प्रोटीन की कैलकुलेशंस की। कि आपका जो न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट बंदा है वो वर्कशीट बनाएगा कि भाई ये कैटल है, ये इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, ये इसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, और मुझे इसको अगले 30 दिन तक 15 दिन तक के लिए इतनी एनर्जी देनी है और इतनी मुझे इसको प्रोटीन देनी है और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसके साथ। अच्छा, उसके मुताबिक वो लेके चलेगा उसको। उसके बाद फिर जाके देखेगा कि 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उसका बॉडी कंडीशन स्कोर क्या हो गया। उसके बाद फिर वो रीडिसाइड करेगा कि अब इसको प्रोटीन और इतनी एनर्जी की ज़रूरत है। इस तरह आपका काम एक तो बहुत ज़बरदस्त होगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, और साथ साथ आपको क्वालिटी इंश्योर होती रहेगी कि अब मीट की क्वालिटी क्या आने वाली है। और जो कैटल परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे आप उनको दूसरे दिन फारिग कर देंगे बीच में से। अगर इन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए तो एक जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि जानवर 10 से 20 दिनों में वेट गेन करना शुरू कर देते? उसका फिर देखिए, हर जो कैटल है ना, कैटल भी इंसानों की तरह है। बस आप 2 भाई होंगे, एक भाई है वो स्किनी है, बस आपका वेट नहीं बढ़ सकता, मैं थोड़ा सा भी खाऊंगा ना तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। माँ बाप एक ही है। अच्छा, इसी तरह जब कैटल आपके पास आते हैं तो उसके अंदर जो एक्सपर्ट है वो उनकी ग्रुपिंग करके बता सकता है कि देखें
जब कैटल आपके पास आएगा 15 दिन तो वो एडजस्ट होने में लगाएगा नए ग्रुप के अंदर। आपने उसका क्वारंटाइन पूरा करना है, उसके बाद आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट है और जो आपका फार्म मैनेजर है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा कैटल को। आप उसकी बॉडी कंडीशन स्कोरिंग के ऊपर उसकी ग्रुपिंग करेंगे और उसकी फीड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाला आपका क्वार्टर होता है ना, मसलन आप फर्स्ट करो कि आपने उसको 60 दिन के लिए करना है, तो 60 दिन को आप कर लेंगे 3 हिस्सों में। तो जो आखिरी वाला हिस्सा होगा ना, उसमें के अंदर जाके आपकी ऑप्टिमम आएगी। जो पहले वाला क्वार्टर होगा उसमें मिनिमम आएगी, दरमियान वाले में। अच्छा, आपको दरमियान वाले में जाके फ़ौरन पता चल जाएगा कि नो, मुझे इस कैटल को कंटिन्यू करना है कि इसको मैंने फारिग कर देना है, ये बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ देखिए, जो कैटल के वजन बढ़ना है ना, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें सिर्फ फीड नहीं है। बस आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपका जो फार्म होगा वो कैसा होगा। अगर फार्म आपका प्रॉपर नहीं बना हुआ, उसकी इकोलॉजी और वो कैटल के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसमें स्ट्रेस है कैटल के ऊपर। अब आप उसको फीड बड़ी अच्छी डाल रहे हैं और वंडा बेचने वाला उसको साले आपकी जो कैलकुलेशन वो बता रही है इसको डेली जो है ना वो कम से कम जो है 900 ग्राम बढ़ाना चाहिए। अब वो 900 ग्राम नहीं बढ़ा रहा, तो सबसे पहले तो हैंडलिंग उसकी वेलफेयर को देख लीजिए, क्योंकि वो तो कंप्रोमाइज नहीं हुई। तो जो कैटल की हाउसिंग है ना, इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आपने कैटल की हाउसिंग को ऐसे देखना जैसे आप अपना खुद बनाते हैं। आपने जो 5 करोड़ की बात हुई है और 1000 एनिमल्स की बात हुई है, उसी के बाद आपका सवाल था 90 डेज वाला जी। तो क्या चीज़ आपके जेहन में थी कि अगर मैं 90 डेज का करूँगा तो क्या 5 करोड़ से कम पैसे लगेंगे? जी, मेरे पेश नज़र ये था कि ये मैं जानना चाहूँ कि साइकिल कितने दिन का, ताकि मैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद मैं अपना वर्किंग कैपिटल मुझे कितने दिन के लिए अरेंज कर। ये मैं आपको इस पे बता देता हूँ कि बेसिकली अगर आप इसको 90 डेज देखते हैं तो आपके साल में कितनी टर्नओवर होंगी? 4 टर्नओवर होंगी। एक आपकी ईद की हो जाएगी, कितनी होगी? 5 होगी। 5 होगी। अच्छा, ईद वाले को आपने फोकस नहीं करना, लकी नहीं तो कसाई के पास कैटल जाएगा। अच्छा, अब आप ये 4 टर्नओवर तब कर सकेंगे जब आप 1000 का वॉल्यूम कंटिन्यूस बेसिस पे मेंटेन करेंगे। 100 कैटल आ रहा है, 100 कैटल जा रहा है, 100 कैटल आ रहा है, 100 कैटल जा रहा है वीकली बेसिस पे। अच्छा, आपने इसको 90 डेज के लिए रोकना नहीं है। जिस बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो नहीं है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वो बिजनेस नहीं चल सकता। अच्छा, अब आपका ये होगा कि आपको बहुत सारे कैटल ऐसे मिलेंगे जब आप जाके बाइंग करोगे जो रेडी टू सेल है, उनको 90 डेज रखने की तो जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक कैलकुलेशन होती है रिटेन और सेल। अच्छा, उस फार्मूले के ऊपर जब आप कैटल को रखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार रिटेन करने में मुझे प्रॉफिट है कि मुझे सेल करने में प्रॉफिट है। इसमें अंदाजा कोई नहीं है कि रिटेनशिप का इसका फार्मूला है कि जिसमें आप जाके कैटल का वेट रखोगे, उसकी ग्रोथ रखोगे और जो अगले 10 दिन में वो कर सकता है, आप उससे फायदा कर डिसाइड कर लोगे यार ये फीड तो ले रहा है डेली 350 रुपए की, मैं इसको 30 दिन और रखूंगा तो ये जाके तो मुझे फायदा नहीं देने वाला, तो मैं इसको आज ही सेल करता हूँ। हाँ, ये कैटल है, ये 300 रुपये खाता है और वजन भी उसके बराबर बढ़ा रहा है, तो तब तक जाके ये वेट गेन इतना कर चुका होगा और मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप उसको रिटेन कर लेंगे। दिस इज अ मैथमेटिकल फार्मूला बेसिकली जी। ये नहीं फ्लॉक में इन और आउट होता रहे और फार्मूला रिटेन करना है, इसको आगे चलाना है कि इसको अभी सेल कर देना है। सारा साइंटिफिक बुनियाद पर। एक बात जो मैं समझा हूँ और मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने मॉडल देखा है और जो ये फरमा रहे हैं वो है कि ये जानवर रखने वाला है या नहीं रखने वाला। उसका मतलब ये है कि आपने वो 10-15 दिन जो उसके इनिशियल पीरियड है उसमें आपने गौर करना है कि कौन सा परफार्मर है और कौन सा परफार्मर नहीं है। जो परफार्मर नहीं है या आपका प्रॉफिट है, जो परफार्मर नहीं है आपने उसको बेच देना। वो उससे ज़्यादा पैसे देगा जितने पैसों का आप खरीद कर लेके आएंगे। अगर ज़्यादा नहीं देगा उतने पैसे तो ज़रूर देगा, लेकिन वो जो दूसरे परफॉर्म कर रहे हैं उनका प्रॉफिट जो है वो ये नहीं खाएंगे जो नॉन परफॉर्मर। तो ये कोई विद इन 10 to 15 डेज अगर आपकी निगाह उधर है कि इनका वेट गेट कैसे जा रहा है, हाउ दे आर बिहेविंग, तो ये फैसला आपको इन 10 से 15 दिन में करना है, ताकि सिर्फ भागने वाले घोड़े रह जाए, जीतने वाला पहलवान रह जाए। ये असल उसकी कुंजी है। बट नेक्स्ट सर, 1000 जानवर के लिए मुझे कितनी जगह दरकार है? इसमें मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। एक है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब ये कहता है कि 100 कैटल 1 एकड़ जगह। किसके लिए? आपको
10 एकड़ जगह चाहिए। दूसरा जो फार्मूला है, अच्छा इसमें दो चीज़ें आपके समझनी है कि नंबर 1 कि आपने जो फैसिलिटीज़ बनानी है वो स्टैंडर्ड कैटल यूनिट की बनानी है, और स्टैंडर्ड कैटल यूनिट है 600 kg। पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने अल्टीमेटली 600 लाइव कैटल के ऊपर जाना ही जाना है, अदरवाइज ये बिजनेस हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया जो करती है वो 600 kg के ऊपर कैटल निकालती है। ये वजन होगा तो हम इकोनॉमी के ऊपर है, अदरवाइज दुनिया 1 कैटल ज़िबा करेगी, हम 3 कैटल ज़िबा कर रहे होंगे। अच्छा, अब उसके ऊपर आप लगाएंगे फैक्टर। दुनिया ने फैक्टर भी दे दिया है, इक्विवेलेंट फैक्टर। मसलन आपने जो मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ 100 कैटल के लिए वो है 600 kg के लिए। अच्छा, अब हमारा कैटल है छोटा। अब दुनिया ये कह रही है कि अगर आपका वेट लाइव वेट 350 तक आना है मैक्सिमम, तो इसका जो इक्विवेलेंट फैक्टर है वो 0.57 है। तो जब आप इसको साथ लगाएंगे तो यहाँ पर 170-80 कैटल खड़े हो जाएंगे आप। अच्छा, ये वो आपको 700 kg तक दे देगा, 800 kg तक दे देगा फैक्टर, कि जब आपका वेट कम हो रहा है तो आप कितने कैटल मजीद डाल सकते हैं, और जब आपका जो वेट है वो 600 kg लाइफ से ऊपर जा रहा है तो फिर कितने कम हो जाएंगे। तो मैथमेटिकली ये बेसिकली डिसीजन है। तो जो आप फार्म बनाएंगे वो बनाएंगे स्टैंडर्ड कैटल यूनिट को, क्योंकि दुनिया में से जब भी लोग आएंगे वो आपके फार्म को इंटरनेशनल कैटल स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ से देखेंगे। और जब आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो कस्टमर है ना वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं मीट एक्सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे बेचेंगे ना, मेरा कस्टमर जब भी आएगा आपको उसके साथ कोई लेना नहीं, वो मुझे कहेगा मुझे जाके फार्म दिखाओ, मैं आपके फार्म के ऊपर लेके जाऊंगा। अगर आपका फार्म प्रेजेंटेबल नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं बना हुआ, वो हमसे समोसे भी खा लेगा, बारबेक्यू भी खा लेगा, कहेगा ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन अपने मुल्क जाके कहा यार अभी मैं बिजनेस आपके साथ नहीं कर सकता। तो आप जो कैटल अपना फार्म बनाना है वो बनाना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, और उसमें यह परेशान नहीं होना कि यार ये तो मैंने 100 कैटल के लिए खड़ा कर लिया है। दुनिया ने उसका इक्विवेलेंट फैक्टर भी दे दिया है कि अगर आपका वेट कम जा रहा है 350 तक है, तो जो आप जिस जगह पे आप 100 कैटल खड़ा करते थे अब 177 कैटल खड़े करो, तो उसकी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जो 5 करोड़ का नाम सुन के मोहम्मद साहब मुझे थोड़े से ज़रा लग रहा है कि ज़रा सोच में पड़ गए। अब ये 5 करोड़ है, अगर मेरे पास 1000 एनिमल्स, क्या ये पॉसिबल है कि ये 500 से स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर भी उतनी बनाए जो 2.5 करोड़ में बनेगी, और उसके अंदर गुंजाइश इस किस्म की रखें कि दाएं बाएं मुड़ने की बजाय वो आगे एक्सपेंशन जो है बड़ी आसानी हो? क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, उसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम इसको हमारे अक्सर लोग इसको इसी एंगल के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर बिजनेस का एक इकोनॉमी स्केल होता है। अगर आप उस इकोनॉमी स्केल से स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत फायदे के अंदर रहेंगे। अगर आप उस इकोनॉमी स्केल के अंदर नहीं आएंगे तो फिर आपको उसके ओवरहेड्स ही मार जाते हैं आपको। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें आप एडअप कर सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें आप एडअप करेंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बार बार रीडू करना इतना कॉस्टली पड़ जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, या फिर वो ऐसे जुगाड़ बन जाएंगे कि वो उसमें कैटल आपके परफॉर्म ही नहीं करेंगे। अच्छा, पहले मसला मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे इस वक्त 5 फार्म है, 2 हम रेंट पे लिए हुए हैं हमने, और 3 हमारे अपने हैं। जो पहला फार्म है हमारा वो हम लोगों ने दूसरों के फार्म देख के बना लिया, साइज कोई उसके अंदर गेज नहीं थी, आज तक हम उसको ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई इशू रहता है। अच्छा, दूसरा फार्म हमारा बहावलनगर में है, उसको हमने थोड़ा सोच समझ के बनाया। अच्छा, उसमें भी कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन वो पहले फार्म से बहुत बेहतर है। अच्छा, अब जब लोग मुझसे ये सवाल करते हैं तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका मैक्सिमम लेवल क्या रहना है। अच्छा, उसके बाद लेकिन अगर आप इसको एज ए इंडस्ट्री आना चाहते हैं इसके अंदर, देखिए इंडस्ट्री एक चीज़ है ना, अगर आप इसके अंदर इंडस्ट्री आना चाहते हैं तो आप जाके देखिए दुनिया के अंदर ये फार्मिंग किधर खड़ी हुई है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, हमें अपने एक कस्टमर को सर्विस देने के लिए 10,000 कैटल की पीछे सप्लाई चेन चाहिए, सिर्फ एक कस्टमर को। यानी स्टार्ट विद एन एंड इन माइंड, यानी कि अगर हमने उस कस्टमर को वीकली बेसिस पे कंटेनर देने हैं, जितनी उसकी डिमांड है, एक कस्टमर को सिर्फ एक वीकली 10,000 एनिमल चाहिए, तो हमें अपना पूरे सर्कल के अंदर 10,000 कैटल खड़ा करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज देखें, अगर वो हमसे वीकली 2 कंटेनर ले रहा है, 2 कंटेनर उसकी शेल्फ के ऊपर पड़े हुए हैं, 2 कंटेनर उसके स्टोर के अंदर है, 2 कंटेनर उसकी पोर्ट के ऊपर है,
2 कंटेनर समुंदर के अंदर है, 2 कंटेनर यहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, 2 कंटेनर का सामान 4 कंटेनर का हमारे पास खड़ा हुआ, तो कितनी बड़ी वॉल्यूम बनता है। अदरवाइज उसकी सप्लाई चेन नहीं चल सकेगी। और आज की दुनिया के अंदर अगर आपने बिजनेस करना है ना, तो सबसे पहले अपने कस्टमर की सप्लाई चेन को कंफर्म करें। प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका कस्टमर आपको मिल रहा है, वो कहता है जी मुझे हर हफ्ते 50 कैटल चाहिए, अगर आप उसको 50 कैटल हर हफ्ते दे सकते हो, देन ही डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप उसकी सप्लाई चेन को नहीं मेंटेन कर सकते हो, कभी कहोगे बारिश आ गई, कभी कहोगे कुछ आ गया, अच्छा ये 1000 कैटल आपके 1-2 कस्टमर जो छोटे कस्टमर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, ये कोई बड़े कस्टमर के लिए नहीं है 1000 कैटल। अच्छा दूसरा इनके ओवरहेड्स हैं, आप 500 रख लें 1000 रख लें, प्रॉफिटेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। ओवरहेड्स वही है। मोहम्मद साहब ये बताइएगा कि अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपके ज़हन में कोई खौफ है इस कारोबार के बारे में जो आप पूछना चाहते हो? नहीं, मुझे बहुत सारे टेक्निकल और इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत मुफीद मालूमात मिली हैं, और मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैं पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत वैक्यूम है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर हम पाकिस्तानी मीट की ब्रांडिंग करें ख़ास तौर पर, तो फिर हम इसको बहुत अच्छी कीमत पर फ़रोख्त कर सकते हैं। मेरा एक अगला छोटा सा सवाल ये है कि जानवर के स्लाटर होने के बाद फ्रोज़न मीट की लाइफ कितने डेज है? 1 साल। 1 साल, ठीक है। एक एवरेज एनिमल रोज़ाना जो फीड खाता है उस पर कितना खर्च आता है मालिक का? इट डिपेंड्स ऑन कि उस वक्त जो फीडिंग के फीड्स के आपके उसके कंपोनेंट्स हैं, या उसकी जो चीज़ आप उसमें डाल रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। फिर मैं वापस जाऊंगा आपके न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ कि वो डिसाइड करता है कि इस वक्त ये इसको इतनी प्रोटीन चाहिए और इतनी इसको एनर्जी चाहिए, और इस वक्त मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। बस मुख्तलिफ फसलें चल रही होती हैं। बस मैं आपको बताऊँ कि हम लोग बाजार से साजिश लेते थे। इस वक्त हमारी अपनी कंपनी की तकरीबन को 1500 एकड़ की 2000 एकड़ की हमारी अपनी कास्ट है इस साल। हमने सोचा हम बाजार से साजिश लेते हैं, हम अपनी साजिश क्यों ना कर लें। हमारे जो साजिश थी वो हमें बहुत कॉस्ट इफेक्टिव आ गई, 10 रुपये तक आ गई, 8 रुपये तक आ गई। अच्छा इसी तरह जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट है वो बताएगा कि ये अब समर आ रहा है, अब विंटर आ रहा है, अब फ्लाम आ रहा है, इसके अंदर फ्ला आपको ऑप्शंस होगी। ये जो आपकी ऑप्शन है ये प्राइस में नीचे चली जाएगी, लेकिन प्रोटीन और आपकी एनर्जी पूरी करेगी, या ये 2 चीज़ें मिलकर कॉस्ट फिर भी कम रहेगी लेकिन आप ये चीज़ें पूरी करेंगी। तो ये जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट है ना वो आपको बताता है। और जो रूल ऑफ थंब है इसके अंदर वो ये है कि 14 केजी की जो मकई की कॉस्ट है, गोश्त की प्राइस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए मोहम्मद साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, और वो जो आप कह रहे हैं कि हमारा पूरा वाशरा जुगाड़ पे चल रहा है। इन्होंने सीधा सवाल किया कि एक इनका खर्चा कितना है। अब वो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया है कि ये डिपेंड करता है आपने क्या खिलाना है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में उसका रेट क्या चीज़ है, और अगर आपके पास बेस सही है और कोई एडवाइज़र न्यूट्रिशनिस्ट टाइप है, या आप खुद हैं डिटरमिन कर सकते हैं कि मुझे कम से कम मेरी कास्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिटर्न हो, तो ये तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपकी प्रोटीन पूरी हो रही हो, आपकी एनर्जी पूरी हो रही हो, आप उसको घास डाल के दे दें, आप उसको मकई डाल के दे दें, आप उसको कोई और फसल से दे दें, वो आपका न्यूट्रिशनिस्ट बेहतर बताएगा। और इसकी जो कास्ट है आपको पता होना चाहिए कि मीट की प्राइस आपको क्या मिलने वाली है। बस इस वक्त मीट की प्राइस चल रही है 1100 रुपया, जो कार्कस की प्राइस है। अब आपको अपनी तमाम कॉस्टिंग करनी है कि मेरी जो प्रोडक्शन है ये आनी है अगले 3 महीने के बाद, तो उस वक्त ट्रेंड क्या बता रहे हैं कि मीट की प्राइस क्या होगी। ईद तो नहीं आ रही, फ्लैट ट्रेंड तो नहीं आ रहा, फ्लैट ट्रेंड तो नहीं आ रहा। अच्छा, और पूरी दुनिया के अंदर जो कैटल की प्राइस और मीट की प्राइस है वो है मेज की प्राइस के साथ। फसल आएगी ये चीज़ सस्ती होगी, जैसे जैसे फसल का टाइम गुजरते चला जाएगा ये चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो गोश्त बीफ की प्राइस है वो सारी की सारी, और कैटल की प्राइस है वो मेज की फसल की प्राइस के साथ साथ चलती है। नबी साहब, ये मोहम्मद साहब के आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे आपने समझा हुआ है कि भाई वो जो एक घाटे का हिस्सेदार होता है ना, मुझे घाटे का हिस्सेदार समझा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये घाटे का हिस्सेदार से सवाल सुन लेते हैं। ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इनके देखने के लिए कौन सा मॉडल है कि अगर ये जाएँ, अगर वो 100% नहीं है, 100% तो अल्लाह ताला इन्हें बनाएगा, अगर वो 100% नहीं है तो करीब करीब कौन सा है जो एक मॉडल के तौर पर ये वहाँ जा सकते हैं
वहाँ उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वहाँ से कुछ लर्न भी कर सकते हैं। बिसाइड्स जो कुछ आपने बताया वो तो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसमें मैं खुद बिलीव रखता हूँ। मैं कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिसमें मेरा खुद ईमान नहीं है या मैं जिसको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अगर आपने काम गलत करना है, फंसना है, तो आप दूसरों के काम जाकर देख लीजिए। उससे पता क्या होगा, मसलन मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आगे हमारे फार्म देखिए। मैं आपको वहाँ पे खड़े होकर कभी नहीं बताऊंगा कि ये मैंने 3 काम इंतहाई फजूल किए हुए, ये आपने नहीं करना। हो सकता है मैं आपको खूबी तय के वो बयान कर रहा हूँ कि यार ये जो 3 जुगाड़ लगाए हैं ना, ये दुनिया में आइंस्टाइन तक नहीं सोचे थे जो मैंने लगा लिए। अच्छा, आप 3 वो अडॉप्ट कर लेंगे, 3 बीच में से आपने लगा लेंगे। अब टोटल जुगाड़ कितने हो गए? 6। और 3 हम बता देंगे। और तो अब आपका फॉर्म कितने जुगाड़ पे जाके खड़ा हो गया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, आज जो पैनाडोल अमेरिका में बनती है ना, वो पाकिस्तान के अंदर भी वो उसी हमारे लिए यूज़ होती है। हमारे यहाँ नकली दवाइयाँ बनती हैं और अगर हमें अमेरिकन पैनाडोल मिल जाए तो हम ज़्यादा खुश होते हैं, यार ये एफिकेसी ज़्यादा एफिकेसी ज़्यादा है। तो इसी तरह जो कैटल की साइंस पूरी दुनिया के अंदर हमारी यूनिवर्सिटियों में वही पढ़ाई जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ये नहीं कह सकता कि यार ये मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, तो उसमें आपने साइंस को अडॉप्ट कर लें आप, और आपने जो मॉडल को फॉलो करना है वो दुनिया के अंदर से 5 या 10 बड़ी कॉपी से में किसी एक को फॉलो कर लीजिए। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे जैसा एक न्यू एंट्रेंट जो इस कारोबार का आगाज़ करना चाह रहा है और बड़े पैशन के साथ आ रहा है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस जितनी मुमकिन थी ले ली है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस काम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ले लूँ, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप कहीं ले लूँ। तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे किसी फॉर्म पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं DVM डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मीट साइंस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने कुछ नहीं किया हुआ। ये मैंने इसको खुद पढ़ा है। अच्छा, मैं हूँ बिजनेस में बेसिकली, मैं करता हूँ मार्केटिंग और सेल्स करता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं पिछले सिस्टम को भी थोड़ा बहुत देखता हूँ क्योंकि जब तक मुझे पीछे का नहीं पता मैं आगे चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता हूँ। अच्छा, अब आप वो सिर्फ नॉलेज उतनी चाहिए जितनी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, नॉट फॉर परफॉर्मेंस। अगर आप टेक्निकल चक्कर में जाके फंस गए, आप बिजनेस नहीं चला सकेंगे। आपको उसके लिए प्रोफेशनल लोग हायर करने हैं। बस आप यूनिवर्सिटी से जो मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग निकलते हैं आप उनको रखिए, आपको फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से लोग मिल जाएंगे, आपको युवा से लोग मिल जाएंगे, आप उनको रखिए, उनको एम्पावर कीजिए। लेकिन आपने इस फील्ड का एक्सपीरियंस बंदा नहीं रखना, वो बंदा आपके बिजनेस को खराब कर देगा। आप सिर्फ उतना जानिए, जुगाड़ी एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस से मुराद ये मैं इसमें बेशुमार डॉक्टर्स को जानता हूँ जो युवा से निकले हुए हैं लेकिन अपनी साइंस को छोड़ के जुगाड़ों को अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। अब उनकी जिंदगी में जुगाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी मैं ये समझाऊं कि अगर मैंने किसी प्रोफेशनल को हायर करना तो फ्रेश को लूं, फ्रेश, वो पैशन के साथ, जैसे आपके अंदर पैशन है। अच्छा, उसको पता होगा मैंने ये करना है, मैंने परफॉर्म करना है। अच्छा, उसको सिर्फ एक गारंटी दे दीजिए, बेटा तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो भाई, तुम मेरे पार्टनर हो और इसको जो इम्प्रूव करना तुमने करना है, मैंने तुम्हें एक बेस पे लाके खड़ा कर दिया है और तुम्हें तुमसे ये गारंटी चाहिए तुम छोड़ के नहीं जाओगे। और आप उसको कैरियर दें, बिजनेस दें, अच्छा दे, वो क्यों छोड़ के जाएगा अब आपको? अब आपको अपने नीचे एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है और उसमें यह है कि 350 के ऊपर अंग्रेज़ ये कहता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए, आप थोड़े ज़्यादा कर लें। अच्छा, ये आपकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डालिए और ये आपको बहुत ज़्यादा पे करेगी। एक आप रखिए एक मेडिसिन का डॉक्टर, साथ सर्जरी उसको आती हो, एक मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डॉक्टर रख लीजिए और एक न्यूट्रिशनिस्ट रख लीजिए। ये 3 डॉक्टर आपको मुस्तकिल चाहिए। ये वो नहीं आपने लेने जो दवाई बेचने वाली कंपनी पे कर रहे होते हैं, जो फीड कंपनी वाली वो जो मुफ्त में मशवरे देते हैं ना, वो क्या के निकल जाते हैं और उनका मकसद होता है कि अपनी चीज़ें आपको बेचें। आपने फुल टाइम अपने ऊपर रखने हैं और आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना बनी बनाई स्ट्रक्चर साइंस के ऊपर मिल जाएंगी, उसके ऊपर कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के तालीमी इदारे, ख़ासतौर पर वेटनरी से मुतालिका तालीमी इदारे, इस कारोबार के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो मार्केट में फराहम कर रहे हैं? देखिए, उसमें जब बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, उसने सब व्यू लिए होते हैं। अब आप ला के उसको स्पेशलिटी पे डालते हो। एक बंदा न्यूट्रिशनिस्ट है,
वो बेसिक सब चीज़ें पढ़ के आ गए हो। अब आप उसको जुगाड़ की तरफ से बचाओ, दिस इज़ योर ड्यूटी। आप उसको अर्जेंट बेसिस पे ना काम करवाओ, उसको डाटा बेसिस पे डालो, उसको अब डिसाइड करो और मेरे सामने ट्रू फिगर एंड फैक्ट्स ला के रखो। बस ना हम लोग फीट लैब से टेस्ट नहीं कराते, लैब से टेस्ट करो। अच्छा, आप तीसरे दिन कैटल का वजन नहीं करते जी, इसका कैटल का वजन कम हो जाता है। पूरी दुनिया कैटल का वजन करती है, हमें क्या मुसीबत होती है कैटल का वजन करते हुए। अच्छा, इसी तरह बाकी सब चीज़ें हैं। तो आप वो बच्चे रखोगे, उन लोगों को रखोगे, एक तो वो एनर्जेटिक हो गए उनके। देखिए मैंने 89 के अंदर एम.कॉम किया था। जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला था ना, तो जो मैं पढ़ रहा था वो 50% ऑब्सोलीट हो चुका था। अब मैं अगर अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा तो मैं दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। मुझे डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, मैं उस तालीम के साथ नहीं चल सकता। अच्छा, अब जो पुराना बंदा रखेंगे 10 साल पुराना, तो उसने तो भाई सारा कुछ अपना बना दिया हुआ है। अब उसने हकीमों के नुस्खे याद किए हुए हैं, वो डॉक्टर, लेकिन वो आपको हकीमों के नुस्खे देगा। जो बच्चा नया पढ़ा हुआ आएगा ना, वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा। ये आप होगे जो उसको रोकोगे। देखें, उसको ग्रूम करना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब अगर मैं नया बच्चा हूँ और मैं निकला हुआ अभी यूनिवर्सिटी से, मेरे दिल में जज्बा आया कि मैं इनकलाब ले आऊँ, अब आपने मुझे हायर कर लिया, एंड मुमकिन है मुझसे को गलती भी हुई, उसे कहते हैं ऑनेस्ट मिस्टेक। अब उस ऑनेस्ट मिस्टेक पे मेरा कान पकड़ के बाहर निकालने से जो कुछ आपने पहले पैसे खर्च किए थे तजर्बे के ऊपर, वो जाए। बिल्कुल ठीक कहना है। लेकिन अगर आपने उसको थापी दी, उसको एनकरेज किया कि आप सेटिस्फाई हैं कि उसने जो भी कुछ किया ऑनेस्टली किया, अगली मरतबा एक तो जज्बा उसका बरकरार रहेगा, वो ही विल ट्राई मोर, एंड अल्टीमेटली आखिर के अंदर आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिसे एक कामयाब मॉडल कहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी का मेयार अच्छा नहीं है, पानी एनिमल के लिए कैसा होना चाहिए और क्या इसका भी उसकी सेहत और फैटनिंग के ऊपर असर होता है? देखिए, कैटल जो है ना वो 60% वाटर है। तो आपने सबसे पहले जहाँ भी आप फार्म बनाना चाहते हैं, देखिए इसकी साइट लोकेशन एक पूरी साइंस है। मैं उसके लिए मेरे पास एक पूरा मैनुअल है, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। हाफिज़ साहब के साथ पास है वो, हाफिज़ साहब को कहिए, हाफिज़ साहब आपको फॉरवर्ड कर देंगे। उसके अंदर हर चीज़ उन्हें 4-4 पेजेस के अंदर पूरे रेफरेंस के साथ दे दी है। तो इसके अंदर पानी को पहले सॉइल का टेस्ट कराएं, फिर पानी का टेस्ट कराएं, और उसको कैटल के लिए फिट होना चाहिए, और आपको साथ इसके वो आर ओ प्लांट लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। बीइंग एग्रोनॉमिस्ट, एक्चुअली 7.5-7 pH जो है ये एक स्टैंडर्ड वाला मामला है। लेकिन अगर आप फैसलाबाद में, जंग में, समुद्री में साइड पर चले जाएँ, जो आम लोग पानी पीते हैं वो 8 pH वाला भी पीते हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, लेकिन बाद में पता चला कि गुर्दे में पथरी पैदा हो गई, पता चला कि जो कुछ उसने खाया है वो सारा तो हजम नहीं हुआ। तो ये आइडियल कंडीशन के अंदर ये जो रेंज है 7 से 7.5, दैट इज़ फैंटास्टिक। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जैसे आप कहते हैं निगोशिएबल, वो तो पॉसिबल है, लेकिन अगर ये 8 से ऊपर जा रहा है फिर इट इज़ ए पॉइंट ऑफ कंसर्न, फिर आपको आर ओ की तरफ देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, न्यूट्रेंट्स। वाटर इज ए न्यूट्रेंट, बेसिकली न्यूट्रेंट्स है इसके अंदर। अब वो कहीं मसला आप फैसलाबाद के अंदर है तो इंडस्ट्री की आ रही होती है सारी की सारी वेस्ट बाहर, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। अब वो भी पानी के नीचे बेड को चेंज कर रहा होता है। तो अब आपने जो टेस्ट कराना वो कराना है कि जो रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट्स उसके अंदर हैं कि नहीं है, कोई ऐसे न्यूट्रेंट्स तो नहीं आ रहे हैं उसके अंदर, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही जो कैटल के लिए नुकसानदेह है। एक तो वैसे वो फिट है, लेकिन वो चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, दातें उसके अंदर आ रही हैं, कुछ अपना पॉइजन वाली चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। तो जब आप टेस्ट करा लेंगे, और ज़मीन के नीचे जो पानी का बेड है ना वो चेंज होता रहता है, तो आपको हर 6 महीने के बाद पानी टेस्ट कराना चाहिए। नाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ वसी साहब का, नवीद साहब का, जिनसे मैंने फ़ोन के ऊपर रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं, आपके साथ मुलाकात भी हो जाएगी और लाइव प्रोग्राम में आपके सारे सवालों के जवाबात भी दे दिए जाएंगे, ताकि बहुत सारे लोग इनको सुने और सबका भला हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोबारा से कि मुझे मोटिवेट भी किया इन दोनों ने, और मेरे तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब। साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप पहले मेहमान हैं जैसे इस बात की तौफीक हुई है कि जाते हुए शुक्रिया कहना तो हमारे हाई टेबल आप